हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज फिर से आपके लिए क्लास 9th केमिस्ट्री की और वीडियो लेकर आई हूँ वन शॉट में, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम में स्कोर कर सको, आपको चैप्टर टिप्स पे क्लियर हो सके। तो चैप्टर का नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यू नो मैटर। मैटर क्या होता है कि हमारे आसपास कोई भी चीज है, पेंसिल है, पेन है, बेड है, चेयर है, टेबल है, मीन्स कुछ भी चीज है, वो सब क्या है? मैटर। ओके। तो आज हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो मैटर है, हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट है वो थ्री फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज गैस, देन लिक्विड एंड सॉलिड। तो तीन फॉर्म में, तीन स्टेट में मैटर प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड जो होता है बच्चों, सॉलिड में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस जो होता है वो लिटिल बिट स्पेस होता है। और गैस जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, मीन्स उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो फर्स्ट, मैटर होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे आसपास एयर है, वाटर है, स्टोन है, क्लॉथ, सैंड, पेंसिल, बुक, पेपर, एवरीथिंग, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें प्रेजेंट है दैट इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो भी कोई चीज कुछ स्पेस लेती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, उस चीज को हम क्या कहेंगे? वो क्या है? मैटर। सो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है। अगर इस बॉक्स का, जैसे कि हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, कि ये जो अगर बॉक्स हमने बनाया, इस बॉक्स का अगर हम छोटा सा हिस्सा, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे मान लो कि हम इसका एक छोटा सा हिस्सा, ये अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे बच्चों, तो हमें क्या दिखेगा? ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये राउंड पार्टिकल है, पार्ट है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे हमें पार्टिकल्स, ये जो सर्कल हमें नजर आ रहे हैं, ये क्या है? इस बॉक्स के पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये बॉक्स क्या हो गया? मैटर हो गया। और ये क्या हो गया? छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैटर जो है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? किस बेसिस पे हम पता करेंगे कि ये मैटर के पार्टिकल्स है? कि एक तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस होगा, दो पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये हमेशा हर टाइम मूव करते रहते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो गैस के पार्टिकल्स, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट मूव कर रहे हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये भी मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड होते हैं, लेकिन फिर भी हमें हल्का फुल्का मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉरी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑल टाइम मूविंग पोजीशन में होते हैं, रेस्ट पोजीशन में नहीं होते, हमेशा मूव करते रहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो पार्टिकल्स है अगर किसी भी चीज के, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ हियर अब वन क्वेश्चन इज अराइज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैटर? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मैंने अभी बताया कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो क्या है? मैटर की है, लेकिन वो जो भी चीज है, वो जो भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज है, उसका वो कुछ ना कुछ स्पेस लेती है, उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि इनमें से क्या चीज है जो मैटर नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ऑप्शन है लव, हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट्स, जूस एंड इरेजर। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो मैटर नहीं है? इसका आंसर आप मुझे देना। ठीक है, नाउ ये जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है मैटर ऑफ पार्टिकल्स की, इनको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, लेकिन क्या है, हम इन पार्टिकल्स को अपनी नेक्ड आईज से तो देख नहीं सकते, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे इनके बीच में स्पेस होता है? ठीक है, तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है,
ठीक है, इस बीकर को हमने क्या है वाटर से फिल कर दिया। अब बीकर में वाटर भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर साल्ट को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, नमक को ऐड करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हमने स्पून ली एक नमक की पूरी भरी हुई, अब इसमें हम धीरे धीरे करके नमक ऐड करना शुरू करेंगे। तो ये क्या होगा, नमक नीचे सबसे पहले नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे। ठीक है, फिर हम स्टीरर की हेल्प से इसको स्टिर करेंगे। जैसे ही हम स्टिर करेंगे तो हम देखते हैं कि जब भी हम नमक को पानी में ऐड करते हैं और उसको चम्मच से घुमाते हैं तो नमक धीरे धीरे पानी के अंदर घुलना शुरू हो जाता है, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूज क्यों होता है, क्योंकि वाटर जो है उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा था, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट में मैटर प्रेजेंट होता है और तीनों के ही पार्टिकल्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। लेकिन स्पेस क्या है, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा। तो यहाँ वाटर लिया है हमने, वाटर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और लिक्विड के जो पार्टिकल्स है एज कम्पेयर टू सॉलिड, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा, स्पेस ज्यादा होता है। तो वही स्पेस को ले लेगा हमारा साल्ट। ठीक है, तो वो उसके अंदर डिफ्यूज होता जाएगा, उसके अंदर घुलता जाएगा। तो नमक अगर पानी के अंदर घुल रहा है मीन्स पानी के अंदर, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है और उसी स्पेस के अंदर हमारा नमक जाके सेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि वाटर है, हम वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर जैसे ही हम 1 ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं तो हम देखते हैं वो इंक जो है पानी के अंदर पूरी डिफ्यूज हो जाती है, घुल जाती है। क्यों होती है वो, क्योंकि वो भी वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उनके बीच में जाके सेट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर की समझ आ गई होगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। Now we move on second characteristics कि particles of matter are continuously moving, कि हमेशा वो move करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ आपको कि सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, मींस दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। लिक्विड के अंदर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, और गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं तो इनके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मूविंग की बात करें अगर हम, तो सॉलिड के पार्टिकल्स जिनमें स्पेस बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है वो सबसे स्लो मूव करेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स जिनके अंदर स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा ज्यादा होता है तो वो जो है एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे। और गैसेस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। अब ये पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो मोशन के लिए, इनको मूव करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोग हैं, अब हम लोग चलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, भागते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो ऐसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड लिक्विड गैस के, इनको भी मूव करने के लिए, मोशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कौन सी होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। जो मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इनमें, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि पानी के अंदर हम नमक को ऐड कर रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन। ठीक है, पानी को नमक में डालना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, अगर एग्जाम में डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स को एक साथ मिक्स करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो होता है बच्चों सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस के अंदर, सबसे उससे कम लिक्विड के अंदर और सॉलिड में सबसे कम। ठीक है, अब मान लो कि आप एग्जांपल लो, एक बीकर ले लो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आप सोइल को फिल कर दो, मिट्टी को। दूसरा बीकर लो, इसके अंदर आपने डाला वाटर। ठीक है, एक थर्ड बीकर लेते हैं, इसके अंदर हमने किसी गैस को फिल कर दिया, मान लो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस है उसको फिल कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे, क्या डालेंगे, हम पत्थर डालेंगे। ठीक है, स्टोन। तो स्टोन जब हम इसके अंदर डालेंगे, इसमें मिट्टी भरी हुई है, तो इसके अंदर स्टोन जो है वो ज्यादा स्पेस, मतलब कि अच्छे से सेट नहीं होंगे। लिक्विड में डालेंगे तो वो जल्दी से चले जाएंगे, और गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा स्टोन जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, सैंड स्टोन की जगह आप कुछ और ले लो, नमक ले लो या कुछ और ले लो, कोई भी चीज हम इसमें मिक्स करेंगे तो सॉलिड के अंदर सबसे कम होगी, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैसेस में सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के स्पेस के डिफरेंस की वजह से, कि जिसके अंदर सबसे कम स्पेस होगा उसके अंदर कोई भी दूसरा पार्टिकल सबसे कम डिफ्यूज होगा,
जिसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा उसमें ज्यादा होगा, और जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसमें डिफ्यूजन भी सबसे ज्यादा होता है। तो गैसेस में डिफ्यूजन सबसे फास्ट एज कंपेयर टू लिक्विड, एंड सॉलिड में सबसे कम। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन जो होता है बच्चों, वो हीटिंग प्रोसेस के थ्रू हम फास्ट कर सकते हैं। जैसे हम घर में देखते हैं कि हम पानी ले लेते हैं और पानी में हम शुगर ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जब शुगर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 चम्मच हम चीनी डालते हैं, उसको स्टिर करते हैं तो वो पानी में घुल जाती है, फिर 2 चम्मच डालते हैं, 3 चम्मच डालते हैं। तो ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि चीनी जो है वो पानी में घुलना बंद कर देती है। ठीक है, अब उस टाइम पे जब चीनी पानी में घुलना बंद कर देती है, तो उस टाइम पे अगर हम वाटर को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि 1-2 चम्मच चीनी उसके अंदर और ऐड हम कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ये कि डिफ्यूजन जो होता है उसका रेट हम फास्ट कर सकते हैं ऑन हीटिंग पर्पस के थ्रू हम डिफ्यूजन को फास्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा क्या होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, अपने तरफ खींच के रखते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस सबसे कम होता है, बिल्कुल क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। और गैसेस जो होती है जिनके अंदर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल लूज होगा, और वो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम पाया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड चीज है उसको ब्रेक करते हैं हम, जैसे मान लो कि आयरन की कोई रोड है, आयरन की रोड है, अगर उसको हमें ब्रेक करना है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है एक सॉलिड पार्टिकल है, और सॉलिड पार्टिकल्स हमें पता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी सबसे ज्यादा चाहिए होती है। उसी तरह से गैस जो होता है, गैस को डिफ्यूज करने में या एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में हमें बहुत ज्यादा कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई मैटर की, पार्टिकल्स की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। कि मैटर मैंने बताया था 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आइस। आइस जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म है पानी की। ठीक है, आइस को अगर हम हीट करेंगे या फिर फ्रीज से थोड़ी देर बाहर निकाल के रख देते हैं तो वो क्या होती है, दूसरी स्टेट मींस लिक्विड स्टेट, वाटर में चेंज हो जाती है। अब उस पानी को हम अगर गैस पे रख देंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या होगा, पानी धीरे धीरे भाप में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो आइस सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट थी, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुई, और लिक्विड से फिर वो गैस में चेंज हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने वाटर का एग्जांपल लिया है, तो वाटर जो है वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। हमारे एनवायरमेंट में वाटर जो हमें एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्टेट चेंज करना मैटर की, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर से सॉलिड में चेंज होना, ये किस बेसिस पे होता है बच्चों, टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसकी स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने में। कैसे होता है ये समझो, कि मान लो ये आइस क्यूब्स है। ठीक है, अब इन आइस क्यूब्स को हमें वाटर में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, हमें मेल्टिंग का प्रोसेस होगा यहाँ पे, कि आइस जैसे जैसे मेल्ट करेंगी तो हमारी आइस जो है वो किसमें, वाटर में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो जो प्रोसेस होगा कि चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, क्या प्रोसेस कहलाएगा बच्चों, मेल्टिंग। ठीक है, ये रहा मेल्टिंग प्रोसेस। अब ये जो वाटर है ये फिर से आइस में चेंज हो सकता है, पानी को, पानी से हम बर्फ बनाते हैं, तो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, कि उसको हम फ्रीज कर देते हैं तो वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रीजिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, वाटर को फिर से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अब पानी को अगर हमें भाप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो होगा वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि पानी, तो
वेपोराइजेशन, और भाप को फिर से पानी में बदलना क्या कहलाएगा बच्चों? कंडेंसेशन। जैसे बारिश आती है ना, तो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पानी जो है नीचे नदी से या समुद्र से भाप बन के ऊपर स्काई में चला जाता है, और वहां पे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता है, वो बादल बना लेता है, और बादल में जब पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, तो वो क्या होता है, फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और हैवी होने की वजह से बादल से वो नीचे अर्थ की तरफ मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब ये जो भाप बनी है, इसको भाप को फिर से सॉलिड में चेंज करना क्या कहलाता है बच्चों? गैस का सॉलिड में चेंज करना, सब्लिमेशन। ठीक है, और सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में गैस में चेंज होना तो भी क्या कहलाता है? सब्लिमेशन ही कहलाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कपूर का, कि अब सर्दियों में गर्म कपड़े होते हैं, जब गर्मियों में उनको फोल्ड करके रखते हैं अपनी कबर्ड में या कहीं पे भी, तो हम क्या करते हैं कि उनके बीच में कपूर, नैप्थेलिन की गोलियां रख देते हैं ताकि उनको कीड़े वीड़े ना लगे। अब जब गर्मी का मौसम खत्म होता है, सर्दियां फिर से आते हैं, तो हम फिर से हम अपने गर्म कपड़े निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो नैप्थेलिन की गोली, नैप्थेलिन बॉल्स या फिर कपूर की गोली जो हमने कपड़ों के बीच में लगाई थी, वो वहां से हट जाती है, रिमूव हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो सॉलिड फॉर्म में होती है वो धीरे धीरे गैस में बनके खत्म हो जाती है, गैस बनके उड़ जाती है। ठीक है, आई होप आपको स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये जो डायग्राम है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी जो भी टर्म्स हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। मेल्टिंग क्या होता है, सोलिडिफिकेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन क्या होता है। अब एक टर्म आती है बच्चों, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? इसको हिडन हीट के नाम से भी जानते हैं, कि वो हीट एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल्स, कोई भी मैटर है, किसी भी स्टेट में मैटर प्रेजेंट है, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने में जो हेल्प करती है। फिर से समझ लो, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। क्योंकि ये छिपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हिडन हीट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब लेटेंट हीट होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या होता है, अब इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्लास, ग्लास के अंदर मैंने क्या डाल दिया, कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए। ठीक है, तो जब ग्लास के अंदर मैंने आइस क्यूब्स डाले, उस टाइम पे इसका टेम्परेचर जो है वो क्या है, 273 केल्विन टेम्परेचर प्रेजेंट है। यहाँ से हम इसको हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकंड बाद देखते हैं तो थोड़ी बहुत आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होती है तो भी इसका टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन ही है। आफ्टर 5 सेकंड जब हम देखते हैं कि हमने हीट कर रहे हैं इसको कंटिन्यूअसली, तो ये आइस जो है वो कंप्लीटली लिक्विड में चेंज हो गई, और अब इसका टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना है, 310 केल्विन है। ठीक है, तो मीन्स जो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है। हीट जब हम उसको दे रहे हैं तो उसको एनर्जी मिल रही है, और वो एनर्जी क्या कर रही है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको ब्रेक करना शुरू कर रही है, धीरे धीरे ब्रेक कर रही है, ब्रेक करके जब कंप्लीटली चेंज कर देती है उसको लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी मिल रही है हीट से, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। The amount of heat energy required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point। इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो हीट एनर्जी यूज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि वो पॉइंट जब कोई चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आया। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, अगेन हमने ये जो लिक्विड स्टेट में चेंज किया था आइस को, अब इसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो इस टाइम पे इसका टेम्परेचर क्या है, 373 केल्विन। आफ्टर 1 सेकेंड जब ये वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, देन अगेन 373 केल्विन। आफ्टर 5 सेकेंड जब हम देखेंगे कि ये जो लिक्विड था ये कंप्लीटली वेपर्स में चेंज हो गया, मीन्स गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, अब इसका टेम्परेचर है 399 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिक्विड से और इसको किस में चेंज कर दिया,
गैसेस में चेंज कर दिया। ठीक है, तो लिक्विड पार्टिकल्स को ब्रेक करके गैस में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी लगी, जिसको हमने यूज किया, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। The amount of heat energy required to change 1 liter of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point। ठीक है, उसके boiling point के ऊपर जितनी भी हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है चेंज करने के लिए लिक्विड को गैस में, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट जब हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लेटेंट हीट या हिडन हीट क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, वो समझ में आता है, आपको बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज़ इसको आगे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि वीडियो का बेनिफिट सभी बच्चों को मिल सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे अच्छी और सिंपल वे में वीडियो हम आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। Now here are some questions. Why water droplets appear on the surrounding of a glass? कि हम देखते हैं एक गिलास पानी लेते हैं हम फ्रिज से ठंडा ठंडा, और उसके अंदर ऊपर से हम आइस और डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम ठंडा पानी लेते हैं तो हमारे पानी के ग्लास के बाहर कुछ हमें वेपर्स नजर आने लग जाती है। मीन्स हमारा ग्लास जो होता है बाहर से धुंधला हो जाता है, इस तरह से जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम ग्लास को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो जो धुंधलापन आया था ग्लास के ऊपर, वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जो ग्लास होता है जिसमें हमने आइस क्यूब्स डाले हुए हैं, वाटर फिल किया हुआ है, जिसकी वजह से बाहर इसके ऊपर वेपर्स इकट्ठी हो जाती है, तो इसके आसपास की जो एयर होती है, ठीक है, इसके आसपास जो एयर प्रेजेंट होती है, वो जैसे ही इसकी वॉल के साथ कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है बच्चों? वॉल के कांटेक्ट में आती है तो इसके अंदर तो पानी ठंडा होता है, और बाहर जो होती है वो जो एयर जो होती है वो गर्म होती है एज कंपेयर टू जो पानी होता है हमारा। तो इसलिए क्या होता है कि गर्म हवा जब ठंडे के वाटर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो भाप है वो फिर से पानी में बदलना शुरू हो जाती है, जैसे रेन आती है, हमारी बारिश होती है। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे जो ग्लास के चारों तरफ जो वेपर्स इकट्ठी हुई थी ठंडे पानी की, गर्म हवा के जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आती है कंडेंसेशन प्रोसेस से, वो फिर से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारा जो गैसियस स्टेट थी वो फिर से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और हमें पानी की बूंदे ग्लास के ऊपर नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो यही यहाँ मैंने आंसर लिखा हुआ है कि there are water vapors present in the air when they come in contact with the walls of the glass that has ice cold water in it, they condense होना स्टार्ट हो जाती है। as a result their state changes from gaseous state, gas states वो वेपर से लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें छोटी छोटी पानी की बूंदे वॉल्स के ऊपर नजर आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हियर द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कि बॉइलिंग में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी गेन करते हैं, कि कभी भी हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो एनर्जी लेता है, एनर्जी गेन करता है, और वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है? कन्वर्जन होता है, किसका? लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का, कि जब वो बॉइल होना स्टार्ट होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब टेम्परेचर होता है उस पे लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। नाउ हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कि इवेपोरेशन जहाँ पे भी होता है वहां पे हमें ठंडक महसूस क्यों होती है? जैसे हम देखते हैं कि हम किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं या फिर बारिश आती है, जब हमारी मिट्टी गिल्ली होती है एकदम से,
तो हमें क्या होता है, वहाँ पे ठंडक महसूस होने लगती है। या फिर हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं, रोड पे जा रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है, तो वहाँ पे भी हमें ठंडी हवा महसूस होती है। नदी के किनारे जाते हैं, समुद्र के आसपास जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ठंडी हवा महसूस होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इवेपोरेशन में बच्चों क्या होता है कि नीचे जो होता है वो पानी ठंडा रहता है, और सरफेस पे जो वाटर होता है वो, क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होता है। तो जब सनलाइट पड़ती है और पानी गर्म होता है, तो वो क्या करता है कि चेंज हो जाता है वेपर्स में। वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे कि लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और वेपर्स क्योंकि वेट में बिल्कुल लाइट होती हैं, तो वो धीरे धीरे ऊपर करके एटमोसफियर में जाती है। एटमोसफियर में चली जाती हैं, तो इस गर्म पानी की जगह कौन ले लेता है? हमारा ठंडा पानी ले लेता है। तो इसीलिए हमें वहां पे ठंडक महसूस होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पीपल वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? गर्मियों के दिनों में हम कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं बच्चों? क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना ज्यादा आता है, हमें पता है। और पसीना जैसे जैसे हमारी बॉडी जो होती है अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होती है, और बाहर से पसीना आता रहता है हमें। तो क्या होता है कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर उस पसीने के कांटेक्ट में आता है, तो वो पसीना क्या होता है, लिक्विड से भाप में बदलना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है हमारी बॉडी से। और हमारी बॉडी जो है वो कूल महसूस करती है, ठंडक महसूस करती है। तो हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स जो होते हैं वो पसीने को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जल्दी आते हैं, और इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, जिससे कि हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े जो होते हैं हमारे, उनको हम सुखाते हैं, तो वो गर्मियों के दिनों में कैसे जल्दी सूख जाते हैं? सर्दियों में हम देखते हैं कि कपड़े हम सुखाते हैं तो जल्दी से सूखते नहीं है, लेकिन समर सीजन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आई होप आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी किसी भी टर्म में कोई डाउट आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी क्वेरी 100% दूर की जाएगी। और प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहे। थैंक यू बच्चों।